सो कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आपने काम किया है? एक हमारा प्रिंसिपल है वन स्टेट वन पार्टी। जो उनके वोटर्स होते हैं उनकी मेमोरी बहुत छोटी होती है। ये कंटेंट वायरल कैसे जाता है, मतलब तो परसेप्शन कैसे क्रिएट होता है पूरा? 25,000 वोट से हार गए थे लास्ट लोकसभा। आज तक बीजेपी नहीं जीत पाई है, वो जीती है अब इस बार। सो कैसे डेटा एनालाइज करते हो, कुछ टूल्स के बारे में, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या है सिग्निफिकेंस? कैंपेन्स कोई भी चला सकता है सोशल मीडिया पे, बट डेटा इज द किंग। जैसे अब दिल्ली की चुनाव की राजनीति बिल्कुल अलग है। यहाँ पे वोटर्स ज्यादा, थोड़ा पढ़ा लिखा ज्यादा है। बिहार में एक एमएलए कहता है जी मैं जब पर्चा भरने जाऊंगा तो 100 गाड़ी के साथ जाऊंगा तो उससे मेरा पूरा भोकाल होगा। साइकिल नहीं होती काम की कि सुबह 10 से रात को 7 बजे तक काम कर रहे हैं। बस इमेजिन नहीं करेंगे। वो पेज शायद 12वें नंबर पे था जब हमने स्टार्ट किया था, और हमने पुल करके उसको 2nd नंबर तक ले आए। मतलब इतना, अगर आप जीते तो सक्सेसफुल है, नहीं जीते तो नहीं है। मतलब 9 टीवी और प्रिंट इतना कवर नहीं कर रहा था, तो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया ने बहुत हेल्प किया। तो आज का हमारा टॉपिक जो है पॉलिटिक्स में मार्केटिंग है। हम पॉलिटिक्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में इन्फ्लुएंस होते हैं, बट मार्केटिंग कैसे काम करती है पॉलिटिक्स में, ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो उसी के लिए वी हैव असीम मंगल विद अस एंड विल बी शूटिंग एक पर्सपेक्टिव ऑफ मार्केटिंग, जहां पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस बहुत किया जाता है एंड पॉलिटिक्स के थ्रू ऑडियंस को बहुत इन्फ्लुएंस किया जाता है। सो वेलकम सर, यू आर असीम मंगल एंड यू आर डायरेक्टर एट बोल7 टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल मार्केटिंग के बारे में, कि पॉलिटिकल पार्टीज और इंडिविजुअल कैंडिडेट्स अपने आप को कैसे मार्केट करते हैं। यू एज अ कंपनी क्या चैलेंजेस फेस करते हो, और आप लोगों का कंट्रीब्यूशन क्या होता है एंटायर मार्केटिंग जर्नी। सो शुरू करते हैं आपके साथ। सो कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आपने काम किया है? सर ये है ना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम वी आर बिजनेसमैन एंड सो जो भी हमें पैसे देते हैं हम उनके लिए काम करते हैं। नो पर्टिकुलर एजेंडा कि हम इस पार्टी के साथ काम करेंगे या इसके साथ नहीं करेंगे। हम बहुत प्रोफेशनली काम करते हैं। अगर हमारे को काम बीजेपी से मिला तो हमने बीजेपी का काम किया, कहीं कहीं पे कांग्रेस का किया, कहीं रूरल पार्टीज में जैसे आंध्र प्रदेश में हमने काम किया जगन रेड्डी के साथ, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के साथ किया, बिहार में जेडीयू के साथ किया। तो ऐसे बहुत सारी डिफरेंट पार्टीज हैं या कैंडिडेट्स हैं जिनके साथ हम काम करते हैं। झारखंड में हमने सो पार्टीज के साथ साथ और इंडिविजुअल कैंडिडेट्स दोनों के साथ जी बिल्कुल। बट एक हमारा प्रिंसिपल है वन स्टेट वन पार्टी। मगर जैसे अगर एक स्टेट में पूरी पार्टी का अगर हमें काम मिलता है, फॉर एग्जांपल हरियाणा में अगर हम कांग्रेस के लिए काम करते हैं तो फिर हम बीजेपी के लिए नहीं करते, क्योंकि एथिकली इट्स नॉट करेक्ट। ऑन आवर पास कॉन्फ्लिक्ट है बट करेक्ट नहीं है। सेम गोज विद एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी या विधानसभा में भी हम एक पार्टी के कैंडिडेट के साथ ही काम करते हैं, चाहे हम उनके दोनों कैंडिडेट को जानते हैं, बट हम जो पहले आता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। हाँ, जो पहले पैसे देता है। ऑब्वियसली पैसे से अल्टीमेट इम्पोर्टेंस है। सो इनके लिए पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, इनके लिए ब्रांडिंग का क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये मार्केट अपने आप को बहुत रैपिड करते हैं? सर इनके लिए बहुत ज़रूरी है ब्रांडिंग, बिकॉज जो उनके वोटर्स होते हैं उनकी मेमोरी बहुत छोटी होती है। जैसे किसी एमएलए ने आपके यहाँ पे कुछ सड़क बनवाया या नाली बनवाया, आपके कहने पे आपका पासपोर्ट बनवाया, बट 4 साल 5 साल बाद आप वो भूल जाएंगे। आपको याद दिलाना पड़ेगा एज एन एमएलए और अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कि मैंने आपके लिए क्या कराया, क्या सड़क बनवाई, कैसे मैंने आपका विकास किया। और ऑन द अदर हैंड जो दूसरी पार्टी होती है वो बताते कि आपने क्या नहीं किया, कहाँ गड्ढे बढ़ गए हैं, कहाँ क्राइम बढ़ गया है। सो ये ब्रांडिंग के तरीके से ही वो बता सकते हैं कि हम कहाँ पे हमने डेवलपमेंट किया और कहाँ पे अभी तक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो दोनों पार्टीज अपना अपना व्यू पॉइंट रखती हैं, जिससे एक वोटर को चांस मिलता है सोचने का, समझने का और किसको वोट करना है। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रांडिंग। एक तरह से पहले होता था कि जी राजा साहब हैं, उनकी एक गुडविल है, वो जीतते हैं। आज वो सिनेरियो नहीं है। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया इतना बढ़ चुका है कि आप कुछ भी करेंगे तो वीडियो पोस्ट हो जाता है, व्हाट्सएप पे आता है, या आप कुछ भी है तो आपको बहुत
काम करके दिखाना पड़ता है, अपने काम को ब्रांड करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि मैंने क्या किया। बिना कुछ करे आप नहीं जीत सकते। सो इसलिए ये आजकल का एक ट्रेंड है और हम देख रहे हैं 2014 से चीजें बहुत बदल गई है। पहले चुनाव सिर्फ ग्राउंड पे होता था, आजकल चुनाव ग्राउंड पे कम, ऑनलाइन मीडिया, आई गेस 50% तो सोशल मीडिया पे पहले ही हो जाता है सारा कुछ। हाँ, आपका एक परसेप्शन आप क्रिएट कर लेते हैं कि हमारा सोशल मीडिया पे कैसे है, क्या वोटर है, हम किसको जिताना चाहते हैं, क्यों जिताना चाहते हैं, वो आपका एक परसेप्शन हो जाता है। और उसका आप बार बार कंटेंट को आप फॉलो भी कर सकते हैं, देख सकते हैं मल्टीपल कंटेंट्स को, तो रीच आपका बहुत बढ़ जाता है। सो जैसे ही कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई कंटेंट डालती है, या मे बी ऐसे रूलिंग पार्टी है तो वो कंटेंट डाल रही है कि हमने ये काम किया, अपनी प्रोग्रेस गिनवाती है, या ऑपोजिशन है वो डालती है कि कहाँ कहाँ पे ये रूलिंग पार्टी लैग कर रही है अभी भी, ये कंटेंट वायरल कैसे जाता है? मतलब आज डाला और कुछ आवर्स में, बहुत ज्यादा मैं बोलूँगा मिनट्स के अंदर वो फ्लड की तरह स्प्रेड होता है। सर देखिए, हर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के पास अपना एक आईटी सेल है। अब आप सोशल मीडिया पे जैसे कुछ भी कंटेंट करते हैं, उसमें फेसबुक, इंस्टा, मेटा आपको परमिशन देती है कि आप उस पर बूस्टिंग कर सकते हैं। देन आपके फेसबुक पेजेस हैं, लोग हैं जिनको आप अलग से व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं, जो ग्रुप्स में भी पहुंचाते हैं डिफरेंट। सो विद इन स्पैन ऑफ टाइम जो उनका एक टीम है और फेसबुक की एडवर्टाइजिंग के थ्रू दे सेंड ऑन डिफरेंट पेजेस, on different groups, different media, so people get these content because वो आगे से आगे चेन फॉलो करते हैं, so that gets viral very fast। तो इससे ये होता है कि अगर हम आजकल क्या है, आप एक न्यूज़ आप पढ़ेंगे तो दूसरा आदमी पढ़े नहीं पढ़े, मगर एक व्हाट्सएप पे एक वीडियो आया जो या रील देखी आपने, उसको एक बटन दबाया, शेयर किया आपके फ्रेंड के पास, उसने किया, सो वायरल काफी जल्दी होता है, टाइम स्पैन कम लगता है। मतलब मेरे को अच्छा लगा, मैंने कहा कि ये मेरे घर पे किसी को चाहिए, मैंने उनको भेज दिया, उन्होंने 10 ग्रुप में डाल दिया, सो विद इन फ्यू मिनट्स इट इज वायरल। सो बिकॉज द रीच इज फास्ट, टेक्नोलॉजी इज वेरी फास्ट, तो उस टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये सारे कंटेंट बहुत जल्दी सबके पास पहुंचते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ परसेप्शन। मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका कंटेंट जा रहा है मार्केट में, मे बी उसके अपने फेवर में भी हो सकता है, मे बी किसी और के फेवर, मतलब सामने वाले के अगेंस्ट भी, रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट भी हो सकता है। तो परसेप्शन कैसे क्रिएट होता है पूरा? सर परसेप्शन के लिए पहले आपको बहुत सारे ग्राउंड स्टेप्स लेने पड़ते हैं। पहले मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरे वोटर्स कौन से हैं, कौन से नए वोटर्स हैं, कौन से मेरे सपोर्टर्स हैं और कौन से सपोर्टर्स नहीं है। तो कैटेगरी वाइज आप पहले करेंगे, उसके बाद आप लोगों को रीच आउट करते हैं। फिर एक स्ट्रैटेजी बनती है कि उसी के हिसाब से कि भाई अगर मेरा परसेप्शन नेगेटिव आ रहा है एज एन अ कैंडिडेट, तो मैं उसको पॉजिटिव में कैसे बदलूं, क्या कंटेंट पोस्ट करूं और क्या बताऊं कि अगर मैं जीतूंगा तो मैं क्या क्या करूंगा इस विधानसभा के लिए और कैसे हम आगे चल सकते हैं। तो उसके लिए पहले सर्वेज कंडक्ट होते हैं, टेलीफोनिक सर्वेज, ऑनलाइन सर्वेज। उसके बाद मेरे पास आता है कि 3 तरह के वोटर्स आएंगे, एक मेरे सपोर्टर्स होंगे, एक मेरे अगेंस्ट होंगे और एक अनडिसाइडेड वोटर्स होंगे। सो जो सपोर्टर है, हाँ, नोटा वाले या फर्स्ट टाइम वोटर्स जिसे आप कह सकते हैं, या इनको पता ही नहीं कि क्या करना है अभी तक, जस्ट वेटिंग कि हमें क्या है, देखना है, सोचना है, अभी हम डिसाइड नहीं है, मतलब वोट देंगे नहीं देंगे कुछ नहीं पता। फर्स्ट टाइम वोटर्स है, उनको पता नहीं होता कि हम किस पार्टी के फेवर में या क्यों करना चाहते हैं, हमारे लिए क्या है। सो जब ये 3 सेगमेंट हो जाता है तो उसके बाद एक स्ट्रैटेजी बनती है अलग अलग से। फॉर एग्जांपल मैं किसी कैंडिडेट का, ये एक लाइव एग्जांपल से बताता हूँ मैं आपको। हमने पूरी विधानसभा में अभी कैंपेन किया था मिस्टर सम्मित पात्रा जी के लिए। लास्ट टाइम वो बहुत कम मार्जिन से, आई गेस 25,000 वोट से हार गए थे। फर्स्ट टाइम उन्होंने कंटेस्ट किया था। अगेंस्ट में उनके मिस्टर पिनाकी मिश्रा खड़े थे, जो बहुत बड़े पुराने लीडर हैं बीजेडी के और काफी दबदबा रखते हैं उस एरिया में। फिर भी वो पॉलिटिकली नोन फेस है, पॉलिटिकल नोन फेस है। तो वो 25,000 वोट से हार गए थे लास्ट लोकसभा। हाँ जी। इस बार हमने क्या किया, हमने 2 साल पहले काम स्टार्ट किया। अच्छा। तो हमने पहले पूरी की वो 7 विधानसभाओं को कवर किया। एक एक विधानसभा में
कि कौन से बूथ पे वो सबसे ज्यादा वोट से हारे, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी वीक है, उसमें कितने वोटर्स उनके हैं और कितने वोटर्स उनके अगेंस्ट में है। ये हमने ऑनलाइन सर्वेज और टेलीफोनिक सर्वेज से किया, जो हमने एक टीम बिठाई कि आप पहले ऑनलाइन करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल क्या आप अगले मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं या प्रधानमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं, 3 ऑप्शंस, तो उसमें पता पड़ गया कि ये बीजेपी का सपोर्टर है या ये किसी और पार्टी का सपोर्टर है। फिर हमने टेलीफोनिक कॉल्स कराए कि आपकी क्या राय है, क्या समस्या है, 10 साल से या 15 साल से, वो सीट बीजेपी आज तक नहीं जीती थी आज से पहले, कि कैसे है, क्या 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 प्रॉब्लम्स हैं, आप क्या बेसिक नीड प्रॉब्लम्स हैं, या आपके एमपी साहब आपसे मिलने आते हैं या कभी आपकी कोई समस्याओं का समाधान करते हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो करने के बाद हमने उस डेटा को फैच किया। फिर उन्हीं को जो सपोर्टर्स हैं प्लस जो अनडिसाइडेड वोटर्स हैं, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उनकी प्रोफाइलिंग करके हमने उनको एड सर्व किए थ्रू मेटा, फेसबुक एंड इंस्टा से। हमने संबित जी की छोटी छोटी रील्स बनाई। ही इज अ वेरी गुड सिंगर, बहुत अच्छा भजन गाते हैं, मतलब अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे तो मतलब बहुत अच्छे भजन गाते हैं वो। स्पीकर तो बहुत अच्छे, स्पीकर तो है ही, उसमें तो वी कांट जज की, मतलब बोल भी नहीं सकते वो तो। सो प्रवक्ता जितने अच्छे हैं उतने अच्छा भजन भी गाते हैं। तो हमने उनके रील्स दिए, वो क्या कर सकते हैं, कितना टाइम दिखाते हैं। कई लोगों को था नेगेटिविटी कि भाई वो तो दिल्ली रहते हैं टीवी पे, तो बताया कि नहीं जी अब यहाँ रहते हैं, आपसे मिलने के लिए रेडी हैं, जब बोलेंगे सभा करेंगे, अपन मीटिंग कर सकते हैं। देन दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी चेंज। सो जो उनकी पहले हमने जब स्टार्ट किया था तो 7 में से 4 या 5 विधानसभा में वो नेगेटिव थे। सो इवेंचुअली हमने ये डेटा को एनालिसिस करना स्टार्ट किया, क्रंच करना चालू किया, फिर वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता गया। अब जैसे कोई भी 2 साल में कोई भी फेस्टिवल आया तो हमने उनके वॉइस कॉल्स करवाए, व्हाट्सएप मैसेजेस भिजवाए अलग से, और उनके तो लोगों को कनेक्ट हुआ कि हाँ ये मेरे से कनेक्ट कर रहा है। बिकॉज पूरी अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत पिछड़ा इलाका है भगवान जगन्नाथ के अलावा, देखा जाए तो विधानसभाएं बहुत पिछड़ी हुई हैं, जहाँ पे बेसिक नीड्स की भी पूरी नहीं कर पाते हैं। हाँ मतलब अभी बहुत है। सो हमने बताया कि आप 15 साल से आप बीजेडी का शासन है, यहाँ पे सब कुछ है, तो आपको क्या मिला, कहाँ से कहाँ ग्रोथ हुई, नहीं हुई। बिकॉज वहाँ पे एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है, विधानसभा और लोकसभा इलेक्शन दोनों साथ होते हैं सेम टाइम पे, तो जज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लोगों को। और बीजेडी का वहाँ पे बहुत ज्यादा दबदबा रहा है, 15 साल नवीन पटनायक जी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो वो है वहाँ पे होल्ड उड़ीसा में उनका। देन ये स्ट्रेटजी जब हमने बनाई और ये चेंज किया, इससे हमने अपने AI के टूल से हमने रिपोर्ट जनरेट करी, जिससे हमें पता पड़ा कि हमारा कंटेंट कौन सा वायरल हो रहा है, किस चीज पे हम ज्यादा बात करते हैं, तो आता है जिसे हम सेंटिमेंटल एनालिसिस कहते हैं। अब इसका रिजल्ट आप देख चुके हैं कि मतलब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के जितने वोटों से वो अब जीते हैं, मतलब वो जो सीट आज तक बीजेपी नहीं जीत पाई है वो जीती है अब इस बार। 1 लाख का मार्जिन था इनका, तो इतने वोटों से वो जीत पाए। सो आपने डेटा की बात करी, डेटा एनालाइज करना पड़ता है। सो कैसे डेटा एनालाइज करते हो, कुछ टूल्स के बारे में, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या है सिग्निफिकेंस इसमें? सर डेटा एनालिसिस बहुत मेजर रोल प्ले करता है किसी भी इलेक्शन कैंपेन्स की, किसी भी विधानसभा में, बिकॉज ये एक बहुत टैक्टिकल कैंपेन्स होते हैं जिसमें आपको एज, कास्ट, जेंडर, लोकेशन स्पेसिफिक बहुत सारी चीज़ें करती है। सो हम अपना कैंपेन जो सर्वेस करते हैं, उसके बाद जो सोशल मीडिया कैंपेन्स रन करते हैं, उसके बाद हम AI टूल्स के जो हमने इन हाउस कुछ टूल्स बना रखे हैं, विच आई कांट नेम इट, तो हम उनसे आप रिपोर्ट्स आती है, वो रिपोर्ट्स डेली बेसिस आती हैं, वीकली बेसिस आती है। सो उसमें ग्राफिकल चीज़ों से पता पड़ता है कि हम कहाँ स्टैंड करते थे, कौन सा कंटेंट कितना वायरल हुआ, क्या इमेज ज़्यादा वायरल हुई, या कौन सा वीडियो या कौन सी बात पे या समस्या जो लोकल प्रॉब्लम है उस पर बात करने पे हमें ज़्यादा अच्छा
मिला या नेगेटिव आया हमारे लिए, वो सारा उन टूल्स से एनालिसिस होता था। आप देखिए कोई भी कैंपेन है, आज मैं मानता हूँ कि मैंने अपना फर्स्ट कैंपेन प्रशांत सर के नीचे किया था, मिस्टर प्रशांत किशोर के नीचे किया था। जब मैं एक टाइम्स में आई वाज वर्किंग विद टाइम्स ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे हमने जब जॉब किया तो हमने देखा वो हमेशा नंबर्स बोलते हैं, चाहे वो बिहार हुआ हो, चाहे वो बंगाल हुआ हो, इवन और किसी भी स्टेट में जहाँ भी उन्होंने काम किया है, तो नंबर्स के लिए वो बहुत क्रंचिंग करते हैं। सो कैंपेन्स कोई भी चला सकता है सोशल मीडिया पे, बट डेटा इज द किंग। आपके पास क्या सही डेटा है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, क्या आपको पता है कि कितना फीमेल वोटर है, कितना मेल वोटर है। और इंडिया में कास्टिज्म की वाइज बहुत तरह से वोटिंग होती है कि कास्ट का फर्क पड़ता है कि कोई मुस्लिम डोमिनेटेड है, पर्सपेक्टिव रहता है कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूएंसी कोई मुस्लिम डोमिनेटिंग है या कोई राजपूत डोमिनेटिंग है, तो डिपेंड ऑन दैट। सो वो डेटा हमको ड्राइव करना पड़ता है कि कितना परसेंट कौन सा वोटर है, कौन स्विंग कर सकता है, उसी से रिजल्ट्स आपको सही आते हैं। अगर आपको वो एनालिसिस नहीं होगा तो आपका कैंपेन पूरा खराब हो जाएगा। सो दैट इज हाउ डेटा इज द की, आई से किंग मेकर मेजरली। So somebody who has the correct data set, जहाँ से भी सोर्सेज हैं, जैसे हमारे पास डेटाज हैं अलग अलग सोर्सेज से, सो हमें पता है कि आपके एरिया में या बूथ में कौन सा वोटर है, कौन सी कास्ट का वोटर है, कितना फीमेल है, कितना मेल है, कौन सी ऑक्यूपेशंस का है, बिकॉज सबके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बनती है। मैं एक डॉक्टर को वो कंटेंट नहीं भेज सकता जो मैं एक कारपेंटर को भेजना चाहूंगा। सो दोनों कैटेगरीज अलग है। तो दैट इज हाउ द रोल, डेटा रोल इज देयर। ओके, हर कैंपेन में या कह लो हर इलेक्शन में स्विंग वोटर्स भी बहुत होते हैं, तो वो तो मतलब इन अ वे वो कुछ परसेंट तक आपके कैंपेन्स को भी इफेक्ट करते हैं। सो उनको कैसे डिटरमाइन करते हैं? उसके लिए हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है जो मैं जनरली बोलता हूँ, मतलब आम ही से लिए, जिसे कहते हैं मैन टू मैन मार्किंग। कि आप कैसे डिफाइन करेंगे हर एक वोटर को, नॉट इवन अ सिंगल वोटर, बिकॉज हमने उसमें 3-4 स्टेजेस दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है रैंडमली किसी प्लेटफॉर्म पे कि आप किसको अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। ए मिस्टर नरेंद्र मोदी, बी मिस्टर राहुल गांधी, सी मिस्टर केजरीवाल, या डी नन ऑफ दीज, या पता नहीं। नाउ और मैं आपका इनपुट ले लेता हूँ ना, मैं आपके नाम नंबर वगैरह कुछ भी नहीं ले रहा, बट आपका एक इनपुट ले लेता हूँ, तो मेरे पास पीछे बैकएंड पे आ जाता है कि कितने लोगों ने किस किस के अगेंस्ट में दिया है। बैकएंड पे जब ये कैलकुलेशंस करता हूँ विद आवर हेल्प ऑफ द टूल्स, आई कैन मैं आपका नंबर भी निकाल लेता हूँ, नाम भी निकाल लेता हूँ। तो मेरे को ये भी पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए 1000 वोट है, फॉर एग्जांपल सैंपल साइज 1000 वोट, जो सपोर्टर्स है वो कौन वोटर्स है वो भी पता है। ऐसे ही हमें सबके लिए पता है। अब आता है ये सब तो ठीक है, सपोर्टर्स हो गए, अगेंस्ट हो गए, देन देयर आर पीपल वो जो बोलते हैं हमें पता नहीं है, हम बताना नहीं चाहते। तो वो जो परसेंटेज होता है वो कुछ परसेंटेज आता है 3%। अब लोग कहते हैं 3% बहुत कम है। एक फैमिली में एवरेज 3 वोटर्स होते हैं। जो ये सर्वे जनरली कंडक्ट करते हैं वो एक ओपिनियन होल्डर होते हैं फैमिली में कि हम इस पार्टी को वोट देना चाहेंगे, या हम पूरा परिवार इस पार्टी के लिए वोट करेंगे, इररिस्पेक्टिव व्हाटएवर द थिंकिंग। तो वो डिसीजन मेकर्स होते हैं, कई बार इन्फ्लुएंसर्स होते हैं अपनी फैमिलीज के लिए। तो वो परसेंटेज, एक घर के 3 वोट लेंगे तो आपका परसेंट पहुंच जाता है 9%। अच्छा, अब आप इस नंबर गेम को समझिए। अगर आप देखेंगे पहली जो सरकार मोदी सरकार बनी थी, तब जो वोट परसेंटेज थी मोदी जी की वो कितनी थी? अब उसमें से अगर मैं 9% वोटर्स हटा दूं या फर्स्ट टाइम वोटर्स को हटा दूं, जो मोटा मोटा 10% होता है, तो आप पूरा गेम चेंज हो जाता है। सेकंड, ये हो गया, ये तो बहुत बड़ा सिनेरियो है। एक जो छोटी सी विधानसभा जिसमें होती है, उसमें हार जीत का मार्जिन 3-4 हजार वोट से रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता है। मतलब अगर बिल्कुल क्लीन स्वीप है तो 2-3 हजार का रहता है। एज टू एज, मतलब अगर 1.5-2 लाख की विधानसभा है, उसमें आपका
3-4 हजार का है। तो अगर मैं ये 3-4 हजार वोटर्स जो स्विंग वोटर्स हैं या जिनको पता नहीं है हम किधर कर सकते हैं, अगर वो डेटा मैं आपको पहले दे दूं कि सर आप अपने कार्यकर्ता को बोलिए, इसके घर पे जाके इसको आप समझाएं, अपनी स्कीम्स बताएं, आप कैसे क्या करना चाहते हैं और आप कन्विंस करें, अपनी तरफ आए। कई बार ऐसा होता है कि मुझे पता है कि ये मेरा वोटर है या नहीं पता, वो आ नहीं पा रहा इलेक्शन डे में वो वोट करने, तो आप जा सकते हैं कि हाँ ये इस बूथ का ये मेंबर है, तो मैं उसको लाके वोट करा सकता हूँ। सो वो 3-4% आपका गेम चेंजर बन जाता है। तो इसको हम मैन टू मैन मार्किंग कहते हैं, वेयर हम शुरू से स्टार्ट करते हैं कि आज आपने इस कैंडिडेट को, क्या इस कैंडिडेट को टिकट देंगे तो सही है या गलत है, क्या अब देने के बाद अच्छा लोग उसको चाहते हैं, नहीं चाह रहे हैं, तो अगर आपने जो कैंपेन्स डिजाइन किए फिर सर्वे किए, तो मल्टीपल राउंड ऑफ सर्वेज होते हैं। तो आपको एक बहुत अच्छा डेटा सेट रेडी हो जाता है जिससे आपको पता पड़ जाता है कि कितने स्विंग वोटर्स हैं। और स्विंग वोटर्स आपको कई बार गेम चेंज कर देते हैं एट द लास्ट। आप ऐसे कहना चाह रहे हो कि जो मतलब मार्केटिंग, यहाँ कह लो कि मार्केटिंग के एंटायर प्रोसेस में जो डेटा है वो इसमें भी हेल्प कर देता है कि विद इन अ पार्टी अगर किसको वोट सीट में उस पर्टिकुलर सीट से लड़ना चाहिए, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट आगे जो नहीं लड़ पाएगा या उसको वोट्स नहीं मिलेंगे तो उसको हटाया और उसको रिप्लेस भी किया जा सकता है। बिल्कुल, तो ऐसा हर पॉलिटिकल पार्टी करती है अपने, जब टिकट से डिसाइड करती है तो इंटरनल सर्वेज होते हैं, बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, हमारे पास भी काम आता है इसका, तो सर्वेस कराते हैं अपने लेवल पे कि भाई हम इस कैंडिडेट या प्रेजेंट सिटिंग एमएलए या एमपी हैं कि अगर इनको वापस देंगे तो जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा, मैं एग्जांपल लेता हूँ, राजस्थान में इस बार काफी कैंडिडेट्स के टिकट चेंज हुए, काफी 2 बार से जीते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे, उनके टिकट्स चेंज हुए। तो वो इसलिए हुआ कि उनको लग रहा था कि शायद अगर उनको कंटेस्ट करेंगे तो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो कई सीट्स में आपने बदलाव देखा, और आपने देखा कि राजस्थान 2 बार से देखेंगे तो 25 सीट्स आउट ऑफ 25 बीजेपी जीत रही थी, बट इस बार 7 से 8 सीटों पे उनको हार का सामना करना पड़ा। तो वो बहुत सोच समझ के कोई भी पार्टी टिकट देती कि अब मैं कांग्रेस सेम कैंडिडेट को देगी तो क्या जीत पाएगा, नहीं जीता था पिछली बार, तो हमको चेंज करने से क्या फायदा है। सो ये बहुत जरूरी होता है कि आपका वोटर, आपकी पब्लिक आपके नेता से खुश है या नहीं है। मतलब कैंडिडेट सिलेक्शन में इसका बहुत बड़ा रोल है, बट आम जनता को ये चीजें नहीं पता लगती। कैंडिडेट सिलेक्शन में भी है, फिर आपको पता है कि आपको उसके बाद किस तरह का कैंपेन डिजाइन करना है, किस तरह के लोगों को आपको, जैसे आपको यूथ पे ज्यादा फोकस करना है कि यूथ परेशान है, मतलब उसको कुछ जॉब्स नहीं है या एजुकेशन का प्रॉब्लम है या ओल्ड एज है। हाँ, एजेंडा सेट करना है कि क्या नहीं है। जैसे अब दिल्ली की चुनाव की राजनीति बिल्कुल अलग है, यहाँ पे वोटर्स ज्यादा, थोड़ा पढ़ा लिखा ज्यादा है, कॉर्पोरेट कल्चर है। अगर हम वैसे ही जाएं झारखंड बिहार में जाएं तो वहाँ पे कास्ट का आता है, आदिवासी क्षेत्र आता है, तो अलग अलग है, तो उस हिसाब से आपको सेट करना पड़ता है। ओके, यू एज अ मार्केटिंग एजेंसी किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हो आप लोग जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या किसी इंडिविजुअल कैंडिडेट के लिए कैंपेन डिजाइन करना होता है? जब भी हम कोई भी कैंपेन के लिए जाते हैं, जैसे अब मुझे 9 साल हो गए इस फील्ड में, मतलब अच्छा। 2015 से मैंने स्टार्ट किया था। उससे पहले भी मैं पॉलिटिकल कैंपेन्स में थोड़ा सा था, बट इतना इन्वॉल्व नहीं था, मेजरली बहुत जूनियर लेवल पे था। तो हमने ये देखा है कि 1-2 कैंपेन्स के बाद हर पार्टी या हर टीम ये बोलती है कुछ नया लाओ, कुछ नया टेक्नोलॉजी में, कुछ नया इनोवेशंस दो, बिकॉज टेक्नोलॉजी आपकी है कि इवॉल्विंग है, आपको चेंज करना पड़ता है। सो दैट इज वेरी डायनामिक कि आप, दूसरा आपको देखना पड़ता है कि आप किस स्टेट में क्या स्टेटस है आपका टेक्नोलॉजी का, कितने टेक सेवी लोग हैं। जैसे बिहार जाएंगे या झारखंड जाएंगे, उधर आपको नॉर्मल फोन ज्यादा मिलेंगे, द कीपैड फोन्स अब तो आ गए, या नेटवर्क नहीं मिलेगा। उड़ीसा में है तो नहीं मिलेगा, वेरएस कि आप वो वहाँ पे आप वॉइस कैंपेन्स कर सकते हैं। इधर आप कैंपेन करते हैं तो आपको लगता है सोशल मीडिया करे, दिल्ली में किसी को आप बार बार फोन करके डिस्टर्ब नहीं कर सकते। चैलेंजेस मेजरली बहुत सारे हैं इसमें। आपको जैसे अगर एक कॉर्पोरेट में देखें तो एक ब्रांड, आपको पता है कि एक प्रोडक्ट है और उसकी
सेट ऑफ पीपल है कि एफएमसीजी है तो गांव वालों के लिए है कि शहर वालों के लिए है, बट इधर गांव वाले भी हैं और शहर वाले भी हैं, दोनों हैं। तो इसमें बहुत सारे सब कैटेगरीज चली जाती है, एज देखनी पड़ती है, जेंडर देखना पड़ता है, प्रोफेशन देखना पड़ता है, कास्ट देखनी पड़ती है, बायोलॉजिकल लोकेशंस, ज्योग्राफिकल लोकेशंस देखनी पड़ती है कि क्या है। सो लॉट ऑफ चैलेंजेस आर देयर। सेकंड, अदर देन पॉलिटिकल में एक सिंगल टारगेट ग्रुप होता है। करेक्ट। इसमें तो टीजी डिफाइंड होती है। हाँ, इसमें उसमें टीजी डिफाइंड होती है, इसमें तो मिक्स ऑफ एवरीथिंग है जी। आपको गरीब भी मिलेगा वहीं पे, मिडिल क्लास भी, अपर मिडिल क्लास भी है, हायर क्लास भी है, आपको सबको अलग अलग तरीके से पिच करना है, राइट। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि ये बहुत डायनामिक होता है। सो रातों रात कब स्ट्रैटेजी बदलती है, कोई आपका स्टेटमेंट आता है तो जिससे आपको शायद पॉजिटिव मिलता है, तो किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ गलत बयान दे दिया है तो उसको हाईलाइट करने का मौका मिल जाता है। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बाय द बुक चलने वाला कैंपेन नहीं होता है। आप सेम स्ट्रैटेजी सेम डिफरेंट कैंपेन्स में यूज नहीं कर सकते। एवरी टाइम देयर हैज टू बी समथिंग न्यू। तो आपको क्रिएटिव भी होना पड़ता है, प्लस आपको उस जगह का नॉलेज भी पता करना पड़ता है। जैसे पंजाब हरियाणा एक अलग तरीके से चलता है, वैसे साउथ बिल्कुल अलग तरीके से चलता है, नॉर्थ बिल्कुल अलग से चलता है। और अगर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ बिल्कुल अलग है कि एक ही स्टेट में 4-5 तरह की लैंग्वेजेस आ जाती है कि जैसे उत्तराखंड में भी तरह तरह के ग्रुप्स हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं कि कई स्टेट, जैसे अब आंध्र प्रदेश में तेलुगु एक लैंग्वेज है वो बोली जाती है, बट अगर हम मेघालय में जाएंगे वहाँ पे 2 या 3 तरह के लोग हैं। गोवा में 2-3 तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती है और छोटा स्टेट है, तो आपकी स्ट्रैटेजीज बिल्कुल अलग आती है। तो ये चैलेंजेस है। सो आई ऑलवेज से कि कोई भी पॉलिटिकल कैंपेन आप जब भी करते हैं, इट्स मोर ऑफ अ टैक्टिकल कैंपेन, स्ट्रैटेजी कैंपेन्स नहीं होते हैं। सो उनको कन्विंस करना, समझाना टेक्नोलॉजी के बारे में, कई लीडरशिप्स होते हैं जो स्ट्रेटजीज तो ऑन द गो बिल्ड होती हैं, पूरी ऑन द गो बिल्ड होती है। कई स्ट्रैटेजी होते हैं, कई लीडर्स अभी भी मानते हैं, जो पुराने लीडर्स हैं, कि ग्राउंड की स्ट्रैटेजीज अलग होनी चाहिए, सोशल मीडिया इतना इफेक्ट नहीं करता। तो उनका अपना टेक है, क्योंकि वो 40 साल से राजनीति कर रहे हैं या 50 साल से राजनीति कर रहे हैं। उनको लगता है ग्राउंड पे हम जितना ज्यादा जाएंगे उससे इफेक्ट पड़ेगा। बिहार में एक एमएलए कहता है जी मैं जब पर्चा भरने जाऊंगा तो 100 गाड़ी के साथ जाऊंगा तो उससे मेरा पूरा भोकाल होगा। अलग अलग चीजें हैं। और कई साउथ में जाते हैं बहुत सोफिस्टिकेटेड, या बॉम्बे में जाते हैं आप आराम से जाके छोटे काफिले में जाके करते हैं उसको, कंटेंट को आप सोशल मीडिया पे, यूट्यूब सोशल मीडिया वगैरह पे प्रमोट करते हैं, जिससे आपको कंटेंट आता है। सो ये सब फर्क, डायनेमिक चैलेंजेस आते हैं। दूसरा ये है कि हम देयर इज नो स्कोप ऑफ सॉरी। क्योंकि क्या है, फिर आप 5 साल बाद ही हैं। करेक्ट। और अगर हार गए तो आप वैसे नहीं जा सकते उनके पास कि भाई किस मुंह से आप जाएंगे कि भाई आप पॉलिटिकल की तरह नहीं कर सकते कि आज मेरा कैंपेन फेल हो गया, मैं दोबारा डिजाइन कर लेता हूं। करेक्ट। हाँ, लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम स्क्रैच। और ये सब नहीं होता। समय चला गया, बस चला गया। करेक्ट। वो है यहाँ पे कोई ऐसे लाइफ साइकिल नहीं होती काम की कि सुबह 10 से रात को 7 बजे तक काम कर रहे हैं, बस काम कर रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन खत्म होगा तब बिल्कुल शांति है, उससे पहले कुछ नहीं है, ना वीकेंड है, ना वीकडे है, ना होली है, ना दिवाली है। एंड आई हैव सीन पीपल दे वर्क लाइक क्रेजीली। मतलब हम फिर भी सोचते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स एंजॉयमेंट तो है, क्योंकि एक बार हर चीज नया मिलता है, मोनोटोनस नहीं होता है, एक सी चीजें नहीं होती है। अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग भाषाएं समझ में आती है। मतलब जो साउथ में कुछ वर्ड्स हैं या लैंग्वेजेस है जो अगर नॉर्थ में बोलो तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। करेक्ट। जो नॉर्थ के कुछ भाषाएं या लोग हैं वो किसी और स्टेट में लोग नहीं चाहते। तो बहुत चीजें आपको डाइवर्सिफिकेशन है, वो आपको मिलता है। करेक्ट। तो रिसेंटली अभी 2024 इलेक्शंस हुए थे, लोकसभा इलेक्शंस, उसमें से कोई सक्सेसफुल पॉलिटिकल कैंपेन और उसकी कुछ डिजिटल स्ट्रेटेजी के बारे में? देखिए सर, हमने है ना कांग्रेस प्रेसिडेंट मिस्टर खरगे के लिए सोशल मीडिया कैंपेन रन किया था फॉर अराउंड 45-50 डेज। अच्छा। तो उसमें हम जैसे जानते हैं कि खरगे सर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, तो उनके एक स्पेशल ऑडियंस थी, स्पेशल सेट ऑफ थे। कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं तो ना अपनी सीट के अलावा वो पूरे देश में इन्फ्लुएंस करते हैं। और इस बार मुद्दा भी उठाया था कि हमको
कास्ट सेंसिक्स करना है और हमें आदिवासियों के लिए क्या करना है। तो उनका एक फैन पेज था खरगे फैन क्लब करके। अच्छा। तो हमने वो कैंपेन मेटा के थ्रू हमने उस पर एडवर्टाइजिंग रन किए, डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट पोस्ट किए। इमेजिन नहीं करेंगे वो पेज शायद 12वें नंबर पे था जब हमने स्टार्ट किया था, और हमने पुल करके उसको 2nd नंबर तक ले आए। मतलब इतना हमने स्पेंड बहुत अच्छा था उस पे। कंटेंट वायरल हुआ, कंटेंट व्हाट्सएप पे भी गया, कंटेंट इंस्टा की रील्स पे भी बना। सो दैट वाज अ वेरी सक्सेसफुल कैंपेन आई वुड से, कि जिसमें पार्टी लीडर्स से भी हमें जो फीडबैक आया बाद में कि हाँ ये कैंपेन जो आपने किया या स्पेंड किया तो ये कंटेंट वायरल हुआ था। क्योंकि क्या होता है कि आप कितना भी अच्छा कैंपेन डिजाइन करें नहीं, जब तक वो वायरल नहीं होगा या उनके पास वापस से नहीं आएगा तो लीडरशिप को आप पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और वायरलिटी को कैसे मेजर करते हैं सर? वो वायरलिटी को एक तो वोट में आप देख सकते हैं, वोट शेयर बढ़ा है, कई जगह 40 से 100 तक आई है कांग्रेस। सो देयर इज अ डबल नंबर दैट हैज इंक्रीज। एक तो वो है। दूसरा, जो कंटेंट आप ग्राउंड पे जाते हैं, आप सभाएं करते हैं तो आपको लोग सुनते हुए मिल जाते हैं, आपको कॉल्स आते हैं तो आपको लगता है कि हाँ यार ये तो कॉल्स आ रहे हैं। जैसे इसी में मैं मतलब वो कैंपेन हार गए थे, मतलब जीते नहीं थे, बट दैट इज वेरी नेक टू नेक। हम जैसे गुड़गांव की बात करते हैं, लास्ट टाइम राव इंद्रजीत सर जीते थे, कुछ 4.25 लाख वोट से जीते थे। इस बार उनके सामने राज बब्बर सर थे जो लेटेस्टली एकदम से आए, लास्ट मोमेंट कैंडिडेट थे। उन्होंने बहुत मेहनत किया, कैंपेन किया उनकी टीम के साथ, स्टार प्रचारक भी आए उनके साथ। फिर तो हमने उनका गांव छोटे गांव में उनके वॉइस कॉल्स को बहुत प्रमोट किया। तो जहां भी उनकी सभा हो रही थी तो कॉल्स आ रहे थे। तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जीत पाए, बट द मार्जिन फ्रॉम 5 लाख वोट्स नैरोड डाउन टू 70,000। इतना गैप हो गया। और वो भी सिर्फ 45 डेज के कैंपेन उन्होंने किया है, उसमें हमने 10 से 12 दिन का कैंपेन किया। तो दैट इज द आइडिया ऑफ अ सक्सेसफुल कैंपेन। मे बी अगर 40-45 डेज का होता तो ये भी चेंज हो सकता था। बट ठीक है, बैड लक। बट हम हमारी इंडस्ट्री में हम ये कह सकते हैं, अगर आप जीते तो सक्सेसफुल है, नहीं जीते तो नहीं है। मतलब 90-94% का भी स्कोप नहीं है। मतलब देयर इज ओनली वन वे विच इज विनिंग। तो हम उसको कंसिडर नहीं करते। बट हाँ, टर्निंग पॉइंट्स थे, बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स थे कि आपने एक इतना आई थिंक सबसे ज्यादा वोट, 2nd हाईएस्ट वोट से जीते थे पिछली बार राव इंद्रजीत 2019 में। और इस बार आप कंसीडर करेंगे तो वो मतलब लास्ट के कुछ समय में चेंज हुआ, बाकी सुबह से जो ट्रेंड चल रहा था वो उनके अगेंस्ट ही जा रहा था। तो दैट इज अ बिग मार्जिन दैट वी कैन से कि हाँ हमने हेल्प किया। तो लोगों तक कॉल पहुंचे, लोगों तक बात पहुंची, चीजें पहुंची, तो लोगों ने उस हिसाब से अपना वोट किया। तो भारत जोड़ो यात्रा के बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? सर, हमने भारत जोड़ो यात्रा में भी काम किया था और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी काम किया था। ग्रेट। यात्रा में हमारा स्कोप थोड़ा कम था एज कम्पेयर टू न्याय, 2nd वन। फर्स्ट में हमने डिसेमिनेशन रखा था कंटेंट को सोशल मीडिया पे, वॉइस कॉल्स पे, जो भी राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं, मीटिंग्स करनी है उसके लिए SMS भेजना, वॉइस कॉल्स करना, व्हाट्सएप मैसेजेस भेजना या सोशल मीडिया पे कंटेंट भेजना, वो स्कोप किया था। बट जो न्याय यात्रा थी उसका स्कोप बहुत बड़ा था। तो अगर आप देखें 2024 वाला नंबर था, वो हमारा मिस कॉल नंबर, वो हमने किया था। हमने एक कॉल सेंटर भी सेटअप किया था जिसमें स्पेसिफिकली अग्निवीर के डेटा पे, अलग अलग स्टेट के अग्निवीर के डेटा पे बात कर रही थी, जो बाद में राहुल गांधी ने कुछ लोगों को बुला के अपने साथ इंटरव्यू भी कराया था और चर्चा भी करी थी। उसमें सोशल मीडिया कंटेंट भी बहुत वायरल हुआ था। आपने देखा होगा तो कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत खुश था कि राहुल जी की आवाज में हमें बहुत आ रहा है। सेम हमने इस भारत जोड़ो के साथ हमने अमेठी और रायबरेली में भी अभी काम किया था, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट स्टेज थी कि हम कैसे जीतना उनके लिए, मतलब एक प्रेस्टीज पॉइंट बन गया था कि कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो हमने वो चीज को आइडेंटिफाई किया और एक एक वोटर पे हमने ध्यान देके मल्टीपल टाइम्स उनको बताया कि हाँ राहुल गांधी जी आपके लिए बोलते हैं। इसमें भी हमने आइडेंटिफाई किया कि हम यूथ के लिए अलग कंटेंट भेजते थे, महिलाओं के लिए अलग कंटेंट भेजते थे, जो राहुल जी के शायद वचन जिसे कहते हैं, और
कंटेंट, अलग अलग चीजों की कंटेंट हमने अलग अलग लोगों को भेजा था, तो स्पेसिफिक टारगेटिंग किया था, तो उससे हमारे को बहुत अच्छा वोट शेयर आया। और आपने देखा उसमें भी बहुत अच्छी जीत हुई। भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की वजह से 2 स्टेट्स भी जीते, उसमें भी बहुत इम्पैक्ट था। टीवी और प्रिंट इतना कवर नहीं कर रहा था, तो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया ने बहुत हेल्प किया टू रीच आउट मैक्सिमम पीपल। और एक छवि जो एक उनकी एक छवि कुछ और थी, और उस छवि से आज जो लीडर ऑफ अपोजिशन की है वो एक चेंज इमेज बनी है। तो ये इस यात्रा ने बहुत कन्वर्ट किया। अभी उनका पॉपुलैरिटी तो बढ़ी है, बहुत बड़ी है। और उन्होंने कोई भी पूरी यात्रा में, दोनों यात्रा में उन्होंने कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिया किसी के अगेंस्ट में। सो बेसिकली बहुत टारगेटेड था, बहुत प्रोफेशनली डन था, वेयर इन वी ऑल्सो गॉट चांस टू डू आर टेक्नोलॉजी बिट कि हमको ये ऐसा करना है। जो वीडियो सुबह शूट हुई यात्रा की, शाम तक रेडी करके जो भी क्रिएटिव टीम थी वो हमें देती थी, और हम उसको शाम तक चला देते थे। राहुल सर की वॉइस क्लिप्स आना, जिसको बताते थे कि कल यात्रा कहाँ जाएगी, या वो कोई संदेश जो भी उन्होंने वचन दिया है, जो भी है वो हमको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना था। तो स्कोप बहुत बड़ा था और पूरा डिजिटल हुआ। तो आप देखेंगे तो मीडिया तो सेकंड यात्रा में फिर भी ज्यादा इंटरेस्टेड था, बाकी कोई मीडिया आना चाहता नहीं था या कवर नहीं करना चाहता था, जो भी रीजन है उसका पॉलिटिकल। बट सोशल मीडिया ने उनको बहुत प्रमोट किया। उनको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा। करेक्ट, सोशल मीडिया पे, पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स थे। आप अगर उनके यूट्यूब्स के देखेंगे तो व्यूज भी मिलियंस में व्यूज आए हैं। तो आप ऐसा है कि आप स्टॉप नहीं कर सकते। ट्वीट्स देखेंगे आप तो काफी लोगों ने उनका समर्थन जताया, और ऑफ कोर्स हमने रिजल्ट देखा कि हाँ ऑफ कोर्स जीत नहीं पाए तो मगर डेंट तो जरूर कर दिया, डेंट कर रहा है, रूलिंग पार्टी को डेंट हुआ था। मार्केटिंग इवॉल्व कैसे हो रही है इन पॉलिटिकल कैंपेन्स, एंटायर पॉलिटिकल कैंपेन्स में, और फ्यूचर क्या है मार्केटिंग का? सर इवॉल्व बहुत ज़्यादा हो चुका है कि हम हर छोटे से कैंपेन को भी हम सोशल मीडिया या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे प्रमोट करना चाहते हैं। लोग रील्स बहुत बनाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि इन प्लेटफॉर्म से अगर आप एक तरह का कंटेंट देखते हैं तो आप वो देखते ही जाते हैं, और आपको एक बैक ऑफ द माइंड में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ज़्यादा इजीली होती है, या रैदर आप एक कोई न्यूज़पेपर में पढ़ें या आप कोई जाके पढ़ें। फ्यूचर ट्रेंड्स की मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूँ इन्फ्लुएंसर्स बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। अगर हम पुराने ज़माने में जाएं तो एक जो नेता होता है वो भी एक इन्फ्लुएंसर होता है। वो नेता को सुनने के लिए हज़ारों लाखों की भीड़ आती है, कई जगह से आती है। बट जहाँ प्रॉब्लम कहाँ आती है कि पुराने ज़माने में अगर आप बिजनेसमैन है तो आप, या नौकरी पेशा आदमी है तो आपको चाहते हुए भी आप उनको सुनने एक स्पेसिफिक टाइम पे जा नहीं सकते। तो अब उस चीज को, और इतना बड़ा भाषण देने का समय आपको अपने काम से मिल नहीं पाता, बड़ा मुश्किल होता है वो निकालना, और किधर हो रहा है वो भी है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से वो नहीं सुन सकते। तो इससे क्या किया है कि इन्फ्लुएंसर जो आज की तारीख में नए यूट्यूब, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं, जो बढ़ रहे हैं, जो बड़े हैं वो तो बहुत बड़ा नाम है, बट जो माइक्रो लेवल पे हैं, जो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के स्पेसिफिक हैं या किसी धर्म के स्पेसिफिक बात करते हैं, जैसे राजपूत समाज के लिए मैंने देखे काफी रील्स आती हैं, तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की बात सुनना वो पसंद करते हैं। वो एक ट्रेंड सेटर्स हो गए हैं कि हाँ एक हम एक्स बंदे ने ये कहा था, उसकी वीडियो देखो। वो वीडियो में बैक ऑफ द माइंड हमेशा दिमाग में याद रहती है, और मैं बोलता हूँ कि यार मैंने उसकी वीडियो देखी थी। अगर मैं फॉलो करता हूँ कि उसकी वीडियो देखी थी, उसने ये अच्छी बात बताई उसमें कि इस नेता ने ये अच्छी बात की है, इस नेता ने ये गलत काम किया था, कि उसको कैलकुलेट करके, एनालिसिस करके, ये इन्फ्लुएंसर्स है। तो फ्यूचर में ट्रेंड है ऑफ कोर्स वो है इन्फ्लुएंसर्स का, और इन्फ्लुएंसर्स नहीं, ए कैटेगरी के अलावा बी सी कैटेगरीज, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, स्टेट वाइज, ये भी बहुत काम लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी रील्स आपने देखी होंगी जो बहुत मीडिया में शायद नहीं चला, बट सोशल मीडिया में बीजेपी के अगेंस्ट में बहुत सारे कैंपेन्स आए, कई इन्फ्लुएंसर्स ने किए। तो वो कैसे किए, वायरल भी बहुत सारे हुए, कईयों के नाम आपको भी पता है, तो बड़े इन्फ्लुएंसर्स के, तो वो कैसे मीडिया में आई। तो इसको आप अगर अपना कोई भी कंटेंट किसी इन्फ्लुएंसर के थ्रू पहुंचाते हैं, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, क्योंकि लोग उसको आगे से चाहते हैं, पसंद करते हैं, और समझना चाहेंगे कि हम क्यों करें।
कि क्या है, कोई सीए है तो बोलेगा, बताएगा कि इंडेक्सेशन से हमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है, तो उसको इलेबोरेट करके एक चीज बता सकता है। तो ट्रेंड्स हैं सोशल मीडिया के लिए, हर कुछ नया आता है, टेक इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। रील्स का जमाना ज्यादा आ गया है, बड़े वीडियोस से ज्यादा सब 30 सेकंड का रील ज्यादा देखना पसंद करेंगे। डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। इट वाज इंडीड एन इंसाइटफुल सेशन। हमने बहुत सारी चीज़ें, इवन मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं कि मार्केटिंग में पॉलिटिकल पार्टीज को क्या बेनिफिट होते हैं मार्केटिंग के थ्रू, किस तरीके से वो लोग मार्केट करते हैं, डेटा का रोल क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या रोल प्ले करती है। स्पेशली 2024 के इलेक्शन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा बूम पे आ चुका था उस टाइम पे, तो किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने रोल क्या प्ले किया है, इन्फ्लुएंसर्स क्या रोल प्ले करते हैं, मार्केटिंग एजेंसीज क्या रोल प्ले करती हैं। हमने ये सीखा आपसे। एंड गाइज प्लीज़ like, follow, share and subscribe to our YouTube channel and LinkedIn channel. We are putting a lot of content there. हम चाहते हैं आप लोग शेयर करें so that हमें भी मोटिवेशन मिले उसके लिए।